हाय, मैं हूं संदीप। वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 10 के अंदर कंपोजिशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसे स्पेशल स्कीम भी कहते हैं और जब से ये स्कीम लॉन्च करी गई है तब से इसमें बहुत चेंजेस आए हैं। पूरा मैसअप हो गया है, बहुत लोगों को इसमें डाउट है। आज के वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में अपडेटेड नॉलेज मिलेगी और आपके इस स्कीम से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और कंपोजिशन स्कीम के बाद क्या आपको पता है, एक सुपर स्पेशल स्कीम भी लॉन्च करी गई है। तो आज हम पहले कंपोजिशन स्कीम समझ लेते हैं और वीडियो के एंड में उस सुपर स्पेशल स्कीम के बारे में बात करेंगे। इस कोर्स के सभी वीडियो लेक्चर फ्री में अवेलेबल होते हैं। तो अभी तक अगर आपने चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, बेल आइकन दबाइए। आने वाले वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप ये सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं और एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं, इस कोर्स का ड्यूरेशन 6 महीने है। 6 महीने के बाद एग्जाम होगा और 6 महीने के दौरान हर संडे को लाइव क्लास होती है जिसमें आप जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, रिवीजन वर्क होता है, जिसके लिए आपको वन टाइम सिर्फ एक बार फी पे करनी है, सिर्फ 499 रुपये की। अगर आप ये फी अफोर्ड कर सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स, एग्जाम कब होगा, क्या कंटेंट होगा और पेमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आप इस कोर्स में ज़रूर एनरोल करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा लाइव क्लास के ज़रिए। आज सेक्शन 10 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो कंपोजिशन स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये एक तो ऑप्शनल स्कीम है, ये शायद आप सबको पता होगा। नॉर्मली होता क्या है कि जीएसटी के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो कुछ लॉज जो हैं वो अप्लाई होते हैं नॉर्मल टैक्स पेयर के ऊपर। कोई भी पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर होगा एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, या हम उसे रेगुलर टैक्स पेयर भी कहते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे लॉज हैं। जैसे हमने टैक्स रेट्स के ऊपर बात करी, आने वाले टाइम में इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर बात करेंगे, रिटर्न फाइलिंग है, इनवॉइस कैसे बनाना है। तो बहुत सारे ऐसे जो लॉज हैं जो कि एक नॉर्मल टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन कुछ स्मॉल टैक्स पेयर हैं जो कि इन्हें इतने सारे लॉज फॉलो नहीं कर सकते। उन्हें प्रॉब्लम आती है कि इतने सारे रिटर्न्स फाइल करना, इनवॉइस अलग तरीके से बनाना, हायर रेट पर टैक्स चार्ज करना। तो उनको कुछ बेनिफिट देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। लेकिन ये स्कीम ऑप्शनल है क्योंकि इसके भी कुछ प्लस हैं, यानी कुछ बेनिफिट हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो अगर आपको इस स्कीम के बारे में हर एक डिटेल पता है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब आ जाते हैं सेक्शन 10 के अंदर। इसका सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? नॉट विद स्टैंडिंग anything to the contrary contained in this act but subject to provisions of subsection 3 and 4 of section 9। यानी कि इस एक्ट में जो कुछ भी दे रखा है जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में एप्लीकेबल होता है वो कंपोजिशन के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस। यानी कि सेक्शन 9 का जो 3 है और 4 है सबसेक्शन, वो अप्लाई होगा। वो क्या है? वो रिवर्स चार्ज है। यानी कि रिवर्स चार्ज से रिलेटेड जो रूल नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में अप्लाई होते हैं एज इट इज, वो कंपोजिशन के केस में भी अप्लाई होंगे। रिवर्स चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, कौन कौन सी सर्विसेज के केस में एप्लीकेबल होगा, वो आप देख सकते हैं हमारी लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे क्या बोलता है कि हुज एग्रीगेट टर्नओवर, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, डिड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। इनिशियली ये 50 लाख था लेकिन बाद में इसे इंक्रीज कर दिया गया 1 करोड़ एंड 50 लाख रुपीज। तो अभी की पोजीशन ये है, अभी आज की डेट में पोजीशन ये है कि 1.5 करोड़ की लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर की। अगर किसी का लास्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागा, सिक्किम, त्रिपुरा और मेरा बर्थ प्लेस, मेरा होम टाउन उत्तराखंड। इन 8 स्टेट्स में
जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है वो 75 लाख है। अगर किसी का टर्नओवर 75 लाख से ज़्यादा था पिछले फाइनेंशियल ईयर में और वो इन स्टेट में बिजनेस करता है तो एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। तो रेस्ट ऑफ इंडिया में 1.5 करोड़ की लिमिट है, लेकिन इन 8 स्टेट में 75 लाख की लिमिट है। लेकिन अब सवाल ये है कि एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा और इसका मतलब क्या होता है। तो जब भी हमें मीनिंग देखनी है तो हम कहाँ जाएंगे, सेक्शन 2 में जाएंगे। तो सेक्शन 2 में जब हम आए तो एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स, एग्रीगेट का मतलब क्या है, सम प्लस करते जाएंगे, टोटल कर दो। क्या क्या टोटल कर दो, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जितनी भी सप्लाई जिनके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है। लेकिन यहां पर वो सप्लाई एक्सक्लूड कर दी जाएगी जिसपे हम रिवर्स चार्ज पे करते हैं, क्योंकि वो परचेज के टाइम पे हम पे करते हैं रिवर्स चार्ज। तो टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड करनी है, जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन हम उसमें से जो रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई है उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कंपोजिशन में ही नहीं, बाकी नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में, रिटर्न फाइलिंग के केस में, जहां जहां भी जीएसटी में लिमिट है वो एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे डिफाइन करी गई है। तो जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज है लेकिन उसमें से रिवर्स चार्ज वाली हटा दो, एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड कर दो। एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है, जो कि जीएसटी में टैक्स के दायरे में माफ करा गया। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई को डिटेल में तो हम अगली वीडियो में समझने वाले हैं, कौन कौन सी सप्लाई उसके अंदर आती है, उसको भी कंसिडर करेंगे। एक्सपोर्ट को इंक्लूड कर दो, टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट, चाहे गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, प्लस इंटर स्टेट सप्लाई, अगर आप किसी दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहे हो वो भी आप एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड करते हो। अब जीएसटी के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन बेसिस पे होता है, पैन नंबर के हिसाब से होता है। तो अगर जैसे हमने बात कर रहा था पुरानी वीडियोस में भी, जब डिस्टिंक्ट पर्सन की हमने बात करी थी कि एक पर्सन हो सकता है इस स्टेट में रजिस्टर्ड है, जैसे दिल्ली में रजिस्टर्ड है, हो सकता है मुंबई में भी रजिस्टर्ड हो, कई स्टेट्स में रजिस्टर्ड हो सकता है। तो जितने भी स्टेट में वो रजिस्टर है ऑल इंडिया बेसिस पे उसका टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि जितने भी उसके रजिस्ट्रेशन है सबका टर्नओवर ऐड किया जाएगा, तब एग्रीगेट टर्नओवर पे हम पहुंचेंगे। तो ये ऑल इंडिया बेसिस पे कंप्यूट होगा, बट इट डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर कुछ चीजें नहीं इंक्लूड करी जाएंगी, जैसे कि सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी टैक्स, आईजीएसटी या सेस। किसी भी तरीके का अगर हमने जीएसटी पे किया वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टैक्सेबल सप्लाई है, अब इस सप्लायर ने 1000 रुपये का टैक्सेबल सप्लाई करी जिसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज, यानी कि 180 रुपये कस्टमर से लिए 1180 रुपये। तो जब हम एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड करेंगे तो उसमें 180 को नहीं लेंगे, जो 1000 है इसको हम टैक्सेबल सप्लाई के अंदर इंक्लूड करेंगे, टैक्स अमाउंट कैलकुलेट नहीं की जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट टर्नओवर का। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है, अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मान लेते हैं कि एक टैक्स पेयर है जो कि स्मॉल टैक्स पेयर है, इसकी एक शॉप है, लेकिन अब ये बिजनेस करता है। अब ये लेट से उत्तराखंड में बिजनेस करता है एग्जाम्पल के तौर पे, जो इसका टैक्सेबल सप्लाई है लेट से 50 लाख है पूरे साल में, इसने एक्सपोर्ट भी किया है, मान लेते हैं इसने 20 लाख का एक्सपोर्ट किया है, लेकिन पिछले साल इसने कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करी थी और वो एग्जेम्प्ट सप्लाई मान लेते हैं 30 लाख की थी। तो इसका टोटल कितना हो गया, 50 और 20 70 और 30 1 करोड़। अब 1 करोड़ इसका एग्रीगेट टर्नओवर हो गया, लेकिन उत्तराखंड में जो लिमिट है वो तो 75 लाख की है, तो उस केस में ये इनएलिजिबल हो जाएगा, समझ में आता है। लेकिन मान लेते हैं कि इसका जो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई थी जो 30 लाख की थी, इसमें से जो 30 लाख रुपए जो है ये इसको इंटरेस्ट के तौर पे मिले थे, क्योंकि इसने किसी को लोन दिया था, किसी को लोन दिया था और उसके बदले में इंटरेस्ट मिला था, और जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है जीएसटी के अंदर। लेकिन हमने क्या बोला, एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड करी जाएगी,
तो ये स्पेसिफिक सर्कुलर रिलीज किया गया था सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के लिए। मैं बाकी जगह पर जहाँ एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन होगी वहाँ इसको इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर की जब कैलकुलेशन की जाएगी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिमिट को देखने के लिए, तो वहाँ पर अगर हमने इंटरेस्ट कमाया है लोन पर या किसी भी तरीके डिपॉजिट पर बैंक से, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसका टर्नओवर हो जाएगा 70 लाख, जो कि 75 लाख से कम है, तो ये हो जाएगा एलिजिबल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। अगर आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो करते हैं तो उसमें कुछ टाइम पहले एक और अपडेट दी गई थी, वो दिया गया था नॉर्मल टैक्स पेयर के रजिस्ट्रेशन में। तो क्या अपडेट थी कि जीएसटी के अंदर जब भी कोई डाउट होता है तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होती है एआर। तो गुजरात का केस था, गुजरात बेंच थी एआर की, उन्होंने क्या कहा, नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में बात कर रहा हूँ, कंपोजिशन के केस में तो जो ऊपर वाला मैंने रूल बताया, जो इंटरेस्ट है उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल टैक्स पेयर है जब उसका हम चेक करेंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन लिमिट में जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है, उस केस में ये जो इंटरेस्ट इनकम मिली थी जो लोन के तौर पे जो कि एग्जेम्प्ट होती है उसे इंक्लूड किया जाएगा। ये एआर बेंच, गुजरात बेंच ने ये डिसीजन दिया था, जो कि अभी 2-3 दिन पहले हमने फेसबुक पेज पर भी अपलोड किया था। तो इसका आज की डेट में पोजीशन क्या है, कंपोजिशन स्कीम में हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में इसे हम इंक्लूड करेंगे। तो ये आज की अपडेटेड पोजीशन है आज की डेट में। आई होप आपको ये क्लैरिफाई होगा, बहुत डिटेल में हमने इसको कवर कर लिया है। अब एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले संडे को लाइव क्लास के अंदर भी हम इसको कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब टैक्स रेट की बात करें तो यहाँ पर टैक्स रेट अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन जो आज की डेट में अपडेटेड टैक्स रेट है, मैन्युफैक्चरर के केस में भी 1% टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा और ट्रेडर के केस में भी 1% टैक्स रेट ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कोई रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस केस में 5% टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। तो ये है टैक्स रेट कंपोजिशन स्कीम के अंदर। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन है, ही शुड नॉट बी एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो सर्विसेज में एंगेज नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स सप्लाई करना चाहिए, या तो गुड्स मैन्युफैक्चर करे या गुड्स में ट्रेडिंग करे। अब वो गुड्स नॉर्मल केस में किसी भी रेट पर टैक्स लगता हो, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में उसके ऊपर 1% टैक्स रेट अप्लाई होगा और सिर्फ एक सर्विस अलाउ करी गई है, रेस्टोरेंट की सर्विस, जो कि 5% की कैटेगरी के अंदर आएगी। लेकिन अब इसमें फिर चेंज किया गया क्योंकि बहुत सारे टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पर मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। क्या होता है मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस? एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन है जो कि मोबाइल सेल करता है, तो वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है क्योंकि वो गुड्स में डील कर रहा है, उसका टर्नओवर भी कम है, लेकिन साथ में वो मेंटेनेंस या मोबाइल का मैं कहूँ रिपेयर की सर्विस भी देता है। अब वो गुड्स बेच रहा है, मान लेते हैं 50 लाख का उसका टर्नओवर है गुड्स का, साल में 1 लाख रुपए का वो मान लेते हैं थोड़ी बहुत सर्विस भी देता है रिपेयर की। अब सिर्फ इस 1 लाख की रिपेयर की सर्विस के चक्कर में वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को समझा गया और जीएसटी के अंदर मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मतलब यह है कि भाई अगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप नहीं आ सकते। रेस्टोरेंट के अलावा अगर आप कोई और सिर्फ सर्विस दे रहे हैं तो आप इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन अगर आप गुड्स में डील करते हैं और थोड़ी बहुत आपको सर्विस देनी पड़ रही है तो अब आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ जाएंगे। लेकिन थोड़ी बहुत जो सर्विस आप दे रहे हैं उसकी क्या लिमिट है? 10% से ज़्यादा वो सर्विस नहीं होनी चाहिए आपके टोटल टर्नओवर की, या 5 लाख रुपए, दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा वो है लिमिट। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लेते हैं
जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 90 लाख है, राइट, और मोबाइल सप्लायर है। अब ऐसे में होगा क्या, 90 लाख की वो टोटल सप्लाई करता है, तो उसकी जो सर्विस है मैक्सिमम कितनी सर्विस दे सकता है, या तो 10% इसका, तो 90 लाख का 10% कितना हुआ 9 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो 9 लाख तक की वो सर्विस दे सकता है। अगर 9 लाख से भी ज्यादा की वो सर्विस दे रहा है तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं है। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया एक सुपर स्पेशल स्कीम, ये स्कीम लॉन्च करी गई, लेकिन इसके बाद फिर प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सर्विस देते हैं, जो गुड्स में डील ही नहीं करते। किसी का टर्नओवर 25 लाख है, राइट, किसी का टर्नओवर 40 लाख है, किसी का टर्नओवर 50 लाख है, वो गुड्स में डील नहीं करते, वो सिर्फ सर्विस देते हैं। लेकिन उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। उनके लिए सुपर स्पेशल स्कीम लॉन्च करी गई, जिसमें उनसे कहा गया कि आप मैक्सिमम 6% का टैक्स रेट पे कर दीजिए। अगर आपकी सर्विस 18% में आती है, 28 में आती है, डज नॉट मैटर। अगर आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, वो कंडीशन कौन सी है एक बार कंपोजिशन समझ लेते हैं, फिर एंड में उन कंडीशंस को हम देखेंगे। तो 6% का स्पेशल टैक्स रेट भी इंट्रोड्यूस किया गया, इसे कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं डाला गया, अलग से स्कीम लॉन्च करी गई है। ओके, तो यहां पर हमने देख लिया कि वो सिर्फ गुड्स में डील करना चाहिए या रेस्टोरेंट की सर्विस में डील कर सकता है, लेकिन मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज ग्रेटर। ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, जो इस टैक्स के दायरे से ही बाहर है, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जैसे कि पेट्रोलियम पे अभी टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो उनमें डील नहीं करता होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें इसके दायरे से बाहर रखा है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो आइसक्रीम बेच रहा है या फिर पान मसाला या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स, तो इन तीनों में अगर डील करते हैं तो उसे कंपोजिशन स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। एक इम्पॉर्टेंट ये है, नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। अब यहाँ पर आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए सप्लाई दो तरीके की होती है, इनवर्ड एक आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब आप सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आप सेल कर रहे हैं तो आउटवर्ड सप्लाई है। इनवर्ड का मतलब सप्लाई रिसीव कर रहे हैं, जैसे आप परचेज कर रहे हैं तो इनवर्ड सप्लाई है। तो यहाँ पर इनवर्ड की बात नहीं करी गई, आउटवर्ड की बात करी। और आउटवर्ड भी कौन सी, इंटर स्टेट। और एनी कोई भी अमाउंट है, चाहे आप 1 रुपये का भी सामान अगर बेचते हैं किसी दूसरी स्टेट में, तब भी आप इन एलिजिबल हो जाएंगे कंपोजिशन स्कीम में। कुछ भी अमाउंट आप दूसरी स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी स्टेट से आप रिसीव यानी कि इनवर्ड यानी कि परचेज जरूर कर सकते हैं। आप बेच नहीं सकते लेकिन आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, is not engaged in making any supply of goods through an e-commerce operator, यानी कि वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता। क्या होता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर? तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब है, कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने एक वेबसाइट बनाई, एक मार्केट प्लेस बनाया, जहां पर बाकी सप्लायर सामान बेच रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं और वो खरीद रहे हैं। वो एक मार्केट प्लेस के तौर पे काम करता है, जैसे flipkart.com, वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी वेबसाइट बनाते हैं और सिर्फ अपना ही सामान बेचते हैं तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के दायरे में नहीं आता। अब इसके बाद है, ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, तो वो मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकता है, मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। अब इसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम पेन। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन है, मुंबई में भी रजिस्ट्रेशन है, कानपुर में भी है,
अब 3 जगह रजिस्ट्रेशन है, अगर कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो तीनों को जाना पड़ेगा। अगर एक भी कंपोजिशन के दायरे से बाहर है तो बाकी 2 ऑटोमेटिकली कंपोजिशन में नहीं आ सकते। यानी कि अगर आपको कंपोजिशन में जाना है, तीनों रजिस्ट्रेशन को एक कंडीशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी और तीनों ही रजिस्ट्रेशन को कंपोजिशन में आना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कंपोजिशन स्कीम के लिए। अब अगला क्या है, तो ऑप्शन अवेल्ड ऑफ बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 शैल लैप्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डे जिस दिन उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो जाएगा। अदर स्टेट्स में 1.5 करोड़, सिर्फ जो 8 स्टेट बताई वहाँ पर 75 लाख, अगर उसको क्रॉस करता है, जिस दिन क्रॉस करेगा टर्नओवर उस दिन से वो इनएलिजिबल हो जाएगा, कंपोजिशन स्कीम के दायरे से बाहर हो जाएगा। सबसेक्शन 5 अ टैक्सेबल पर्सन टू हुम द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 अप्लाई। जो भी कंपोजिशन स्कीम के अंदर आएगा वो 1% टैक्स पे करेगा, लेकिन जो 1% टैक्स है वो कंज्यूमर से कलेक्ट नहीं कर सकता। नॉर्मल केस में क्या होता है, कोई 1000 का सामान सप्लाई कर रहा है, अगर 18% के दायरे में आता है तो कस्टमर से 180 रुपये अलग से लेगा। कस्टमर टोटल 1180 रुपये पे करेगा और 180 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे कर देगा और 100 रुपीज़ अपने पास रख लेगा। तो ये नॉर्मल केस में होता है। लेकिन अगर कंपोजिशन वाला पर्सन है, 1000 का आइटम है, तो कस्टमर से वो GST चार्ज नहीं कर सकता और उसका 1% उसे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो 1% कितना हो गया, 10 रुपये। 10 रुपये 1000 के ऊपर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, कस्टमर से अलग से चार्ज नहीं करता। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है, तो जितने में भी उसे बेचना है वो अपनी प्राइसिंग, अपनी कॉस्टिंग कुछ इस तरीके से रखेगा कि 1% को भी उसके अंदर ही इंक्लूड कर लेगा, बट कस्टमर से अलग से चार्ज नहीं कर सकता। उसके लिए इनवॉइस भी अलग होता है, वो जब इनवॉइस वाले चैप्टर में आएंगे तो हम उसको कवर करेंगे। इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट अ टैक्सेबल पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर सबसेक्शन 1, जो कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे कर रहा है लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, तो होगा क्या, जितना भी उसका टैक्स बनता है वो तो उसे टैक्स पे करना ही पड़ेगा नॉर्मल रेट से, लेकिन उसको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। 73 और 74 बहुत दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं पेनल्टी के, इसको हम GST कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसको भी कवर करेंगे। अगर हम बात करें कंपोजिशन स्कीम को चूज करने के लिए तो 2 तरीके हैं, या तो जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं उसी टाइम हम रजिस्ट्रेशन ले लें, या फिर अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो बाद में फिर एक फॉर्म फाइल करके रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अगर कोई न्यू पर्सन है जब वो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो जब रजिस्ट्रेशन के पेज में ही वहाँ पर ऑप्शन आता है, ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो वो सिलेक्ट कर देना होगा और ऑटोमेटिकली अगर वो सारी कंडीशन फुलफिल करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम के दायरे में आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसे क्या करना है, उसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी है कि आपको फॉर्म CMP 02 फाइल करना है। कैसे फाइल करना है, तो जैसे ही आप GST में लॉगिन करेंगे, सर्विसेज के सेक्शन में जाएंगे, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होगा और फर्स्ट कॉलम के सेकंड लास्ट में आप देखेंगे एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। तो यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन देनी होगी। डिक्लेरेशन बहुत सिंपल होगी। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आप ट्रेडर हैं या फिर आप कोई अदर सप्लायर है। इसके बाद आपको डिक्लेयर करना होगा कि आप सेक्शन 10 के अंदर जितनी भी आपकी कंडीशन उसमें दे रखी है आप उन सब को क्वालिफाई करते हैं और आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। अगर आप ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम में बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, किस डेट पे आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आएंगे। आप कभी भी अप्लाई करिए, आप कंपोजिशन स्कीम में 1 अप्रैल को ही शामिल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मान लेते हैं 30 सितंबर को आप अप्लाई करते हैं, तो जो भी आने वाला फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी 1 अप्रैल को ही आप कंपोजिशन स्कीम के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है
तो ये 1 अप्रैल की जो तारीख है इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है सिर्फ अभी के केस के लिए। लेकिन अगले साल के लिए अगर आपको लेना है कंपल्सन स्कीम तो आपको नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 30 जून से पहले अप्लाई करेंगे तो आप इसी ईयर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको अगला काम ये करना है कि आपको एक और फॉर्म फाइल करना होगा जिसका नाम है ITC03। ये फॉर्म 60 डेज के अंदर फाइल करना होगा। तो 1 अप्रैल को आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाएंगे। तो 1 अप्रैल से 60 डेज के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना होगा। लेकिन कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो अभी के लिए इसे 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या डिटेल देनी होगी इस फॉर्म में? देखिए ITC एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 16, 17, 18 में हम इसको डिटेल में तो कवर करेंगे, अभी ओवरव्यू समझ लेते हैं। ITC03 में होगा ये कि जिस डेट को आप कंपोजिशन स्कीम में आए हैं, नॉर्मली आप 1 अप्रैल को आएंगे कंपोजिशन स्कीम में, उससे एक दिन पहले यानी कि 31 मार्च को आपके पास जितने भी गुड्स थे जो कि आपने खरीदे कब थे, जब आप रेगुलर टैक्स पेयर थे, एक नॉर्मल टैक्स पेयर थे तो आपने गुड्स खरीदे थे। अब ये जब आप रेगुलर टैक्स पेयर थे, आपने गुड्स खरीदे थे तो इन पर टैक्स भी पे किया होगा, और टैक्स पे किया होगा क्योंकि आपने परचेस पर टैक्स पे किया था तो आपने ITC क्लेम किया होगा और उसका बेनिफिट ले लिया होगा। तो अब आपको ये बताना है कि 31 मार्च को आपके पास जो गुड्स हैं, कौन कौन से गुड्स हैं, कितना प्राइस है, कितना उन पर इनपुट टैक्स था, और जो भी आपने बेनिफिट ले लिया है ITC का, ये गवर्नमेंट को आपको वापस करना होगा। इसीलिए ITC03 फाइल किया जाता है। सिमिलरली जब आप कंपल्सन स्कीम को छोड़ेंगे, अगर किसी तरीके से आप या तो अपनी मर्जी से छोड़ेंगे या फिर आप कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं और ऑटोमेटिकली आप कंपल्सन स्कीम से बाहर हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप एक और फॉर्म फाइल करेंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि आपके पास कौन कौन से गुड्स हैं जो कि आपने कंपोजिशन स्कीम में खरीदे थे, अब आप कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में आ रहे हो। तो रेगुलर में आ रहे हो तो आपको ITC का बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। कंपोजिशन में आपने जब सामान खरीदा था वहां आपको ITC का बेनिफिट नहीं मिला होगा, लेकिन रेगुलर स्कीम में जब आप आओगे तो आपको ITC का बेनिफिट मिलेगा। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट कंपोजिशन स्कीम का। अब हम बात करते हैं उस सुपर स्पेशल स्कीम की। तो क्या है वो सुपर स्पेशल स्कीम? देखिए, नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। हुआ ये, बहुत सारे टैक्स पेयर है जिनका टर्नओवर कम है, लेकिन वो कंपोजिशन स्कीम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं क्योंकि वो हो सकता है सिर्फ सर्विसेज में डील करते हैं, तो उसके या फिर जो वो मार्जिनल सर्विस दे रहे हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं, जो उसमें लिमिट है 10% और 5 लाख की, उसको फुलफिल नहीं करते हैं। तो क्या होगा? देखिए, इसमें क्या कहा गया, अगर कोई टैक्स पेयर है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख की लिमिट है, यहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, वो इस स्कीम के अंदर आएगा और इसमें 6% टैक्स रेट एप्लीकेबल। वो एग्रीगेट टर्नओवर जिसका 50 लाख से कम है, अब हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इन्वॉल्व है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इन्वॉल्व होगा तो कंपोजिशन स्कीम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। मान लेते हैं कि कोई अकाउंटेंसी की सर्विस दे रहा है, या कोई डॉक्टर है, या कोई भी और पर्सन लाइक से, तो उसका 40 लाख का मान लेते हैं एग्रीगेट टर्नओवर है, तो उसको सीधा सीधा 40 लाख का 6% पे करना पड़ेगा। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं? वो सारी कंडीशंस जो अभी आपने कंपोजिशन में पढ़ी एज इट इज इस केस में एप्लीकेबल होती है। अगर शुरू से समझे तो जब हमने टर्नओवर की बात करी थी तो उसमें जो इंटरेस्ट था ऑन लोन्स पे या डिपॉजिट्स पे, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ये 50 लाख की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए वही चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। इसके बाद जो भी पर्सन इस स्कीम के अंदर होगा वो इंटर स्टेट, दूसरी स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता। इंटर स्टेट सप्लाई इज़ नॉट अलाउड, उसको ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली वो आइसक्रीम या पान मसाला या टोबैको प्रोडक्ट्स इनमें डील नहीं कर सकता। और क्या कंडीशन थी कि जब ये 50 लाख का टर्नओवर देखा जाएगा, जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे सेम पैन नंबर पर ऑल इंडिया बेसिस पर उसका कैलकुलेशन देखा जाएगा। अगर वो एक जगह के लिए
ये स्कीम चूज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली बाकी जगह के लिए भी उसे चूज करना पड़ेगा, वरना उसे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो कंडीशन एज इट इज कंपोजिशन स्कीम में थी, लेकिन क्योंकि उन्हें कंपोजिशन स्कीम में उनके गुड्स और सर्विसेज की वजह से बेनिफिट नहीं मिल रहा था, वो बेनिफिट यहाँ मिलेगा। फर्क इतना है, यहाँ पर टैक्स रेट 6% है। अपनी ही स्टेट में सप्लाई करेगा, दूसरी स्टेट से परचेज कर सकता है। अपनी स्टेट में सप्लाई करेगा तो CGST 3% और SGST 3% होगा। अगर हम इसके अलावा कुछ उसकी बात करें कि कुछ डिसएडवांटेजेस या कुछ एडवांटेजेस की बात करें, देखिए कंपोजिशन स्कीम में दूसरी स्टेट में सप्लाई करना अलाउड नहीं है, तो ये एक इंटर स्टेट सप्लाई का बेनिफिट नहीं मिलता, ये एक डिसएडवांटेज है। यहाँ पर लेकिन एडवांटेज ये है कि टैक्स रेट जो है वो काफ़ी कम है नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से। अगर रिटर्न्स की बात करें तो नॉर्मल टैक्स पेयर को तो बहुत सारी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, मंथली बेसिस पर टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्स होगा वो क्वार्टरली बेसिस पे पे करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी रिटर्न्स और जब इनवॉइस और टैक्स रेट आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट कंपोजिशन स्कीम का। आने वाले संडे को हम इसके ऊपर डिटेल में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपने कोर्स पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आप रजिस्टर नहीं कर सकते, अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करके आपके सवालों का जवाब दूँ। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करिए और सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।